बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वेकअप कॉल विद ज़िया मुग़ल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़िया मुग़ल। नाज़रीन कराम, आज की हमारी इस ख़ुसूसी नशिस्त में हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब। मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, रोमेटोलॉजिस्ट हैं, माशाल्लाह मेडिकल की दुनिया में अपना एक नाम, अपनी एक पहचान रखते हैं। आज पब्लिक के पुरअसरार हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो अक्सर हमसे सवाल करते हैं। एक बड़ा जो है सवालिया निशान और एक मुख्तलिफ़ किस्म की जो क़यासराइयाँ इस हमारे माशरे में गर्दिश कर रही हैं। कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस हवाले से हमने फ़ैसला किया कि चूँकि ब्रिगेडियर साहब इस बारे में बहुत वाइड एक्सपीरियंस रखते हैं, बाहर की दुनिया के अंदर इनका एक बड़ा अपना निज़ाम है, तो हम इनसे ज़ाती हैसियत में पूछेंगे ताकि पब्लिक की कन्फ्यूजन जो है वो अब दूर की जा सके कि जो कोरोना के वैक्सीन लगवाने के हवाले से जो ख़दशात हैं हमारी आम पब्लिक को, वो जो है वो उसकी कहाँ तक हक़ाइक़ हैं, वो सच्चाई कहाँ तक है उनके अंदर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप अपने प्रोग्राम के अंदर आप कैसे हैं? ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स ए प्लेजर टू हैव यू वंस अगेन। पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी कुछ उसी मेरे ख्याल में इसी टॉपिक पे जो से मिलते जुलते जो है ना टॉपिक पे बात करते हुए। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मुझे ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि हमारे इस वक्त एक बड़ा जनरल सा एक क्वेश्चन है लोगों के दिमाग के अंदर। लोग भाग रहे हैं वैक्सीनेशन के नाम से। वैक्सीन उनको लग रहा है कि शायद खुदा न खास्ता इसके अंदर जो है वो आपने ऑलरेडी हम ऑफलाइन भी डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि 2 साल के अंदर जो है वो इंसान की डेथ हो जाना, मेडिकल इसको कैसे प्रूफ करती है और आप अपने नुक्ते नज़र से इसको कैसे देखते हैं? देखिए ज़िया मुग़ल, मैं एक बात बताऊँगा और थोड़ा सा आपको पीछे भी मैं लेके जाऊँगा इस सिलसिले में। पहली बात ये कि कोरोना एक हकीकत है। ये वायरस आया एक जगह से जो है ना ये उठा और पूरी दुनिया में फैल गया। उससे बहुत से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, करोड़ों में और लोग मुतासिर हुए और लाखों की तादाद में लोगों की डेथ्स हो गई। तो पहली बात ये कि जिस बंदे की या जिसके जहन में ये बात हो कि कोरोना नहीं है, ये महज एक जो है ना अफसाना है या वैसे किसी ने ये अफवाह फैलाई हुई, ये तो वो 100% गलती पे हैं। और अगर ये कोई इस तरह की बात होती थी ना, तो कम से कम जिस चीज़ से लाखों लोगों की डेथ होती है तो वो एक हकीकत होती है, वो अफसाना नहीं होता और वो कोई बहाना नहीं होता या कोई अफवाह वाली बात नहीं होती। आजकल की दुनिया में हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट होती है, हर एक चीज़ जो है ना वो डिस्प्ले भी होती है, टीवी पे भी इन लोगों के जो है ना वो आते हैं, अस्पतालों से भी जो है ना ये उनकी तस्वीरें भी आती हैं और जिस हालत में वो होते हैं या जिस हालत में वो अस्पताल में उसकी डेथ होती है वो सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाती हैं। दूसरी बात ये, मैं अगर थोड़ा सा आपको पीछे बैकग्राउंड में ले जाऊं वैक्सीन पे जो है ना अपना ही राय देने से पहले, कि आज से तकरीबन 100 साल पहले दुनिया ने एक बहुत बड़ा पेंडेमिक देखा था, वो स्पेनिश फ्लू था। अब स्पेनिश फ्लू भी फैलता गया, जिस तरह ये वायरल इन्फेक्शन है वो भी इसी तरह का वायरल इन्फेक्शन था और तकरीबन करोड़ों लोगों की डेथ हो गई। और इंसानियत की जान तब छूटी इस बीमारी से जब उसके ख़िलाफ़ वैक्सीन जो है ना दुनिया में बन गया और लोगों ने वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और अभी भी जब फ्लू वैक्सीन ही जो है ना जब लोगों में उसके बचाव का एक ज़रिया, और हर जो है ना वो साल वो वैक्सीन लगानी पड़ती है, ख़ासकर उन लोगों में जिसमें फ़्लू के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या उनकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है, बूढ़े लोग होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होती हैं। मैं यही कहूँगा कि ये जिस तेज़ी ने जो है ना साइंस और मेडिकल साइंस ने जिसमें अपना रोल प्ले कर दिया कि पहले इसका जो है ना वो कुछ ज़रूरी इलाज दरियाफ़्त कर दिया, कुछ ऐसी दवाइयाँ सामने आ गई जिससे जो लोग इस बीमारी का शिकार हुए थे उनका इलाज मुमकिन हुआ। उसके बाद साथ साथ जो है ना जो एक एफ़र्ट चली, जो कोशिश चली और जिस तेज़ी से चली, तो वो कमेंडेबल है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं मुबारकबाद देना हूँ जिन फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने रिसर्च में अपना हिस्सा डाल दिया, अपने पैसे खर्च कर दिए, अपने साइंसदानों को इस्तेमाल कर लिया और एक वैक्सीन की शक्ल में दुनिया के लिए बचाव का एक ज़रिया पैदा कर दिया। अब वैक्सीन जो है ना ये एक बचाव का ज़रिया है।
अब उसकी अफादियत से हम इनकार नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए कि आपने कहा उसकी अफादियत के ऊपर सवाल नहीं किया जा सकता। अक्सर औक़ात इस वक्त लोगों के दरमियान जो ये गलत फहमी कहें या जो भी आप इसको नाम दें, पाई जाती है कि जो लोगों ने ये दोनों, क्योंकि इस इन टू फेस जो है वो इसको आपको लगता है, एक पहले दौर में लगता है फिर आपको दोबारा लगाया जाता है, तो ये दोनों लगने के बाद भी कुछ केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। ज़ाती हैसियत में लोगों ने कहा, मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, कि जनाब हमारे 2 डोज लगी हैं और उसके बाद भी उसको कोरोना का जो है वो हुआ प्रॉब्लम, उसको कोरोना ने अटैक किया। तो क्या इसका फिर अगर अफादियत की बात की जाए तो फिर ऐसा क्यों हो? देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो वैक्सीन है ना, उसको आप एक बुलेट प्रूफ जैकेट समझें। बुलेट प्रूफ जैकेट आपको प्रोटेक्शन देती है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन देती है। अब बात ये हो जाती है ना कि आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ज़रा आप दुश्मन के सामने ज़रा बोल्ड तरीके से जा सकते हैं कि जी मेरी कुछ प्रोटेक्शन है। अगर आप अनप्रोटेक्टेड होते हैं ना, तो फिर आपकी 100% चांसेस होते हैं कि आप दुश्मन के बुलेट का शिकार हो जाएंगे। वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन देती है और इस प्रोटेक्शन का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि या तो आप बीमारी से बच जाते हैं, बीमारी के अटैक से, और अगर खुदा न खास्ता बीमारी का अटैक ज़्यादा शदीद होगा तो आप के जो है ना कॉम्प्लिकेशन के चांसेस नहीं होते। जैसे लोगों के फेफड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बाकी बॉडी आर्गन ख़राब हो जाती हैं, और यहाँ तक कि वो इसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो है ना 99% जो लोगों की डेथ हो जाती है ना, 95% जो वजह मोर्टेलिटी होती है वो इसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है कि उसके फेफड़े जो है ना नॉक डाउन हो जाते हैं, उसके बाकी वाइटल आर्गन क्लॉटिंग शुरू हो जाती है हार्ट के अंदर, फेफड़ों के अंदर, गुर्दों के अंदर, ब्रेन के अंदर। तो जो डेथ्स हो जाती है ना वो इसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होती है। और ये जो वैक्सीन आपको अगर बीमारी से तो एक बचाती भी है, और अगर बचाव की अफादियत कम हो तो आपको इन कॉम्प्लिकेशन से बचाती है, जिसकी वजह से आपके मौत के मुंह में जाने का ख़तरा होता है। आप किसी अगर आप बीमारी का शिकार भी हो जाते हैं तो इनकी शिद्दत और ख़तरा इतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा बरगे साहब, मुझे आपसे एक और क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट जानना है, पब्लिक जानना चाहेगी कि अक्सर औक़ात ख़वातीन के हवाले से इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसको लगाने के बाद जो पर्टिकुलरली जो बच्चे पैदा उसके हवाले से, तो ये इसका कोई इफेक्ट है ऐसा मेडिकली जो उसको अफेक्ट करता है? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि वो जिसको हम कहते हैं ना मैथ्स, अब लोगों ने ये अफवाह फैलाई है कि जी जिसको ये वैक्सीन लगेगा उनमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत कम हो जाएगी, ख़वातीन जो है ना बांझ हो जाएंगी, मर्द ना जो है ना जो मर्द हैं वो नामर्द हो जाएंगे। अब बात ये हो जाती है ना कि ये हमेशा जो लोग अफवाहें फैलाते हैं ना, तो एक रूल होता है कि वो उसी सेंसिटिव पॉइंट को पकड़ते हैं ना जो लोगों को ज़्यादा अपील करता है। अब ये मर्दानगी, बांझपन, ये जो है ना माशरे में बहुत ज़्यादा लोगों को जल्दी अपील कर लेता है कि जी अगर आपने माशरे में अपने प्रोपेगंडे को ज़्यादा मौसर साबित करना है तो आप उनके उसी जो है ना वीक पॉइंट्स को पकड़ें जिनको जल्दी एक्सेप्ट भी करें और वो कम से कम तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार भी हों। तो अगर कम से कम अपनी बात को मनवाने के लिए जब वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होंगे ना, तो कम से कम वो 50% लोग तो उसमें कहेंगे कि जी नहीं बाबा हमने नहीं लगाना है, ये तो जो है ना अभी तो मेरा एक ही बच्चा है, मैंने अगर वैक्सीन लगा दिया तो फिर तो मेरे बच्चे नहीं होंगे, तो फिर जो है ना ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये फर्टिलिटी को अफेक्ट कर लेती है, बच्चे पैदा करने की सलाहियत को अफेक्ट कर लेती है, ठीक है ना। ये एक वैक्सीन है और इस वैक्सीन का काम सिर्फ ये है कि जो कोरोना वायरस है, जो उसकी स्पाइक प्रोटीन होती है या उसके जो दूसरे उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी, बड़ी इम्यूनिटी को पैदा किया जाए। और दूसरे दुनिया में ऐसी कोई भी जो है ना इम्यून सिस्टम को जो है ना रेक्टिफाई कर देती है या उसको स्ट्रांग कर देती है, उसके साथ कोई ऐसा रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट नहीं होती कि वो किसी की फर्टिलिटी को या जो है ना बच्चे पैदा करने की सलाहियत को मुतासिर कर देते हैं। अच्छा बरगे साहब, मुझे साथ ये एक और सवाल को जानना है, ये बताइएगा कि ये जो अभी एक फाइज़र है वैक्सीन, 2, 3 या 4 डिफरेंट टाइप्स हैं जो इस वक्त चल रही हैं। सऊदी अरब ने कुछ कहा कि इसके अगर ये वैक्सीन होगी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें। ये ओवरऑल अगर हम इसके ऊपर एक कॉमन पर्सन के लिए बात करेंगे कि वो उसके जानने के लिए, कॉमन इंसान जो है वो मेडिकल की इतना नहीं रखता, जो और आम पब्लिक है हमारी 25 करोड़, उसमें आपको जानते हैं कि कितनी आबादी है जो गैर मतलब तालीम याफ्ता नहीं है,
तो ये उन लोगों को हम कैसे बताएं कि कौन उसमें कोई फ़र्क है आया कि जो यानी वैक्सीनेशन जो फॉर्म्स आई हैं ये लगाने से इसके इफ़ेक्ट्स हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, वगैरह वगैरह? देखिए, इसमें जो भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं ना, तो वैक्सीन उन्होंने बनानी है, लेकिन वैक्सीन बनाने के तरीके और उस वैक्सीन का जो नेचर होता है ना, वो ज़रा डिफरेंट होता है। पर्पस एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक ही है, मकसद एक ही है, लेकिन वो जो एक बनाते हैं ना कि जैसे एक बंदे ने सफ़र करना है ना, जाना है, पेशावर जाना है, कोई मज़दा में जाके बैठ के चला जाएगा, कोई दूसरा अपने एयर कंडीशन गाड़ी में चला जाएगा, जो दूसरा बंदा ज़्यादा अफोर्डिंग वो जहाज़ का टिकट लेके जाएगा, वो हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाएगा, लेकिन मकसद पेशावर पहुंचना है। अब ये जो चाइना ना वैक्सीन बनाई हुई है ना, तो इसमें उन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उन्होंने उसमें किल्ड वायरस को यूज़ किया है। वायरस को उन्होंने इतना वो कर दिया, वीक कर दिया कि वायरस को उन्होंने डेड कर दिया, लेकिन जो उसकी इम्यून स्टिमुलेशन जो या इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने की सलाहियत थी, वो बहाल रखा। मेरी बात समझ गए ना? जी बिल्कुल ठीक। अब बॉडी में आप किल्ड वायरस से इंजेक्ट कर लेते हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, इन्फेक्शन आपको कोरोना इन्फेक्शन काज नहीं करता, लेकिन जो बॉडी के अंदर कोरोना के ख़िलाफ़ इम्यून सिस्टम को बेदार करने की सलाहियत है, वो उसकी अभी बहाल है। वो वायरस इंजेक्ट हो जाता है, वो आपके वायरस इन्फेक्शन नहीं काज करता, लेकिन उसी वायरस के ख़िलाफ़ वो इम्यून सिस्टम जो है ना, वो बना देता है और उसको बेदार कर लेता है और स्ट्रांग कर देता है। अब अगर इसी वक्त आपको उसी वायरस का, जिंदा वायरस का जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है और वो उसी वायरस के इफ़ेक्ट्स को या तो वायरस को ख़त्म कर देगा या उसके इफ़ेक्ट्स को बहुत कमज़ोर कर देगा। तो आपकी बॉडी या तो वायरस से बच जाएगी या कम से कम उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, पेचीदगियाँ हैं, उससे जो बॉडी मुतासर होगी वो कम कर जो टाइप्स मैंने अच्छा अभी मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। ये तो चाइना का तो ये था कि उन्होंने किल्ड वैक्सीन जो है ना ये कर लिया, जिसमें अब जो बाकी जो वैक्सीन दुनिया में चल रही है ना, एस्ट्राजेनेका है, मॉडर्ना है, फाइजर हैं, और वो जो है ना ये अब उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की है। टेक्नोलॉजी उन्होंने ये यूज़ कर दी कि उन्होंने वायरस का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है ना उसको स्टडी कर लिया। अब उन्होंने उस जीन से जो है ना इस तरह का रेप्लिका तैयार कर दिया सिंथेटिक वे में, उसको हम आरएनए टेक्नोलॉजी या आरएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, आरएनए मैसेंजर टेक्नोलॉजी, कि जब वो वायरस का वो पार्ट जिस्म में चला जाता है तो वो आपके जो जेनेटिक सिस्टम है या इम्यून सिस्टम को जो बेदार करने वाली वो हैं एक सिस्टम आप समझे, वो उसको मैसेज देना शुरू कर देता है कि जी इस किस्म की एंटीबॉडीज़ बनानी हैं, ताकि वो एंटीबॉडी जैसे जैसे वो मैसेज दे देता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनाने का भी एक बॉडी में एक सिस्टम होता है, उसको टी सेल कहते हैं, बी सेल कहते हैं, ठीक है ना। वो उन्हीं सेल्स को मैसेज दे देता है, जैसे एक फैक्ट्री को आप एक जो है ना कोड दे देते हैं, आप कोड समझे, और वो उसी कोड से उस चीज़ को एंटीबॉडीज़ को बनाना शुरू कर देते हैं। ये एक इनडायरेक्ट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे है और एक्सपेंसिव वे है। तो ये जो वायरस आप बॉडी के अंदर बिल्कुल दाखिल नहीं होता, लेकिन वो जो वायरस का जो कोडिंग सिस्टम है ना मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, वो बॉडी में जब एंटर होता है तो जो इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी को बनाने वाली जो सेल है ना, उसको मैसेज मिलता है, कोड मिलता है, और उसको बनाता रहता है, एंटीबॉडीज़ बनाते रहते हैं। अच्छा उसमें ये हो जाता है ना कि ये एक सोफिस्टिकेटेड है, ज़्यादा रिफाइंड फैसिलिटी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अब नेचुरली हमारी तो एक जो है ना आप ये समझे कि थोड़ी सी वेस्ट से जो भी चीज़ आती है, वेस्ट का बंदा आता है, वेस्ट से जो है ना खाने की चीज़ आती है, वेस्ट से कोई शर्ट आपको बैठे है तो आपको बहुत अच्छी लगती है। अब सऊदी अरब का या जो भी जो है ना वो ऐसे मुल्क है ना, तो उनकी एक आप उनकी तो खैर अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनकी एक कमज़ोरी है कि वो कहते हैं जी बस वही वैक्सीन जो है ना इस पर हमने बिलीव करना है, उसकी अफादियत पे, और दूसरे पे हमने नहीं करना है। तो ये उनकी अपनी एक परसेप्शन है, एक बिलीफ है, और इस मामले को देखने का एक अपना नुक्ते नज़र है। वरना अफादियत के लिहाज से जैसे थर्ड जो लो इकनॉमिक ग्रोथ है जिस मुल्क में, या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, ये जो वैक्सीन है ना जो किल्ड वायरस की, ये
मतलब है कि इवन बाकी जो इम्यून वैक्सीन बनती हैं, जैसे जो है ना उसके ख़िलाफ़ बनती हैं, टाइफाइड के ख़िलाफ़ बनती हैं, या पहले जो स्मॉल पॉक्स रेडिकेशन प्रोग्राम था जिसमें ही बनती थी, ये एक बड़ा पुराना तरीका चला आ रहा था और इफ़ेक्टिव भी है, मैं कहूँगा टाइम टेस्टेड भी है। अब ये उनकी अपनी एक परसेप्शन है या उनकी अपनी जो है ना कुछ थोड़ी सी एक एप्रहेंशन होगी, बल्कि मैं परसेप्शन से ज़्यादा एप्रहेंशन समझूंगा, ठीक है ना, कि वो उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, इस पर नहीं करते। वरना ये जितनी भी चाइना वैक्सीन है ये भी WHO रिकॉग्नाइज्ड है। और मैं आपको बता दूं, मैंने ख़ुद भी अपना जो है ना साइनोफार्म ही लगाया हुआ, पहला डोज भी लगाया हुआ था, दूसरा डोज भी लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं वही जो कहते हैं ना कि जी जो अपने लिए पसंद करते हैं दूसरों के लिए पसंद करते हैं। अगर मैंने साइनोफार्म लगाया हुआ है तो मैं कहूँगा कि जी इसमें जो है ना लगाने में कोई हर्ज नहीं है। और थोड़ा सा अपने आप को मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा ये जो मैथ्स और गलतफहमियाँ आम बंदों की शक्ल में आती हैं, सोशल मीडिया की शक्ल की सूरत में आती हैं, तो उसको बग़ैर तस्दीक के या जो है ना ऑथेंटिक, बल्कि उसकी तो ऑथेंटिसिटी है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो बंदे सफ़र कर रहे हैं ऑलरेडी किसी डिजीज़ के, जैसे कोई उनको कोई प्रॉब्लम है, हार्ट के पेशेंट हैं, कोई शुगर का प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी बीमारी के अंदर गुजर रहे हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन जो है वो किस हद तक लगानी बेहतर है या नहीं लगानी चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, मैं आपको 2-3 इसके मिसाल दे दूँगा ना। उसमें 2 चीज़ें आ जाती है। एक तो ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब कि जो सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर है, फिर वो दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं जो हम उसको इम्यूनोसुप्रेशन कहते हैं। अब उसमें ये हो जाता है ना कि वो कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें जो इम्यूनिटी बिल्डअप करने का, उनमें ये नहीं है कि उसमें लगाना नहीं चाहिए, लेकिन उनमें जो इम्यूनिटी डेवलप होने की जो रफ्तार है और जो लेवल है ना वो ज़रा कम होता है, तो उसको दूसरी डोज भी लगानी चाहिए, बूस्टर डोज भी लगानी चाहिए, ठीक है ना। और मैं ये कहूँगा कि अगर उसको कम से कम जो इम्यूनोसुप्रेशन का वो जो स्टेज होता है ना, जैसे अगर किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं, तो उसमें जो शुरू के 5-6 महीने होते हैं ना, ज़रा उसमें इम्यूनोसुप्रेशन का डोज भी बहुत ज़्यादा होता है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सुप्रेस रखते हैं। अगर उस दौरान वो न लगा दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कुछ साल गुजर गए हैं, डोज भी लो उसके मुहदे से, मैं आपको बता दूँगा, हमारे कुछ पेशेंट आ जाते हैं जो उस पे होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होते हैं, लूपस के होते हैं, जो अभी इम्यूनोसुप्रेशन पे होते हैं, जैसे मीथोट्रेक्सेट इस्तेमाल करते हैं और इस किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। हम उसको भी यही रिकमेंड करते हैं कि जब आप वैक्सीन लगा देते हैं तो वैक्सीन की इफ़ेक्टिविटी के लिए या वैक्सीन को वायबल करने के लिए 1-2 हफ्ते तक आप अपनी दवाई बंद कर लें, 2 हफ्ते के बाद दोबारा शुरू कर लें। ठीक। अच्छा बरगेज़ साहब, अभी आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि आपको इल्म है कि मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें, हमारे जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, कोई मामला होता है, कोई हैपन होता है, तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो एक सनसनी और एक हैजानी कैफियत जो है वो बन जाती है। तो इस उसी का ये एक हिस्सा है। अभी आप देख रहे हैं कि एक बीमारी आई और उसको ये हमेशा होती तारीख़ के अंदर होता आ रहा है, ये इस तरह का वायरस आते हैं, मुकाबला होता है, जिंदा कौमें मुकाबला करती हैं। हमारी कौम जो है वो इस वक्त अजीब गलतफहमियों का शिकार है, कन्फ्यूज़ है। और आपके सामने ये जो हमने क्वेश्चन रखे, हमने कोशिश की है आप नाज़रीन तक कि हम आपके सारे सवालात के जवाब बरगीज़ साहब ने दे दिए हैं टेक्निकली, मगर मैं आपसे चाहूँगा कि पब्लिक के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस कैफियत से कैसे निकला जाए और इसको कैसे बतौर कौम जो है क्या मैसेज देना चाहिए? मैं बात आपको बता दूँ, कन्फ्यूज़ वो बंदा होते हैं जिसके जहन में क्लियर पिक्चर नहीं होता, जो वसवसों का शिकार होता है, गलतफहमियों का शिकार होता है, जिसका अपना फेथ भी कमज़ोर होता है। जो आपने बात कह दी तो उसको भी वो सच मानेगा, फिर वो दूसरे किसी कार्नर में बंदे ने बात कह दी तो वो भी उसको सच मानेगा, उसका अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं होता। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है और इसमें ये हो जाती है कि आपकी एजुकेशन की कमी होती है, आपकी तरबियत की कमी होती है, आपको समझाने वाले की इतनी अहलियत सलाहियत नहीं होती कि वो आपको इतना फोर्सफुली और लॉजिक के साथ समझा दें कि आप उसको एक्सेप्ट करें। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। ये हदीस शरीफ है कि जहाँ पर वबा हो आप वहाँ से न निकलें और बाकी बंदे वबा वाली जगह में न जाएं।
अब वो यूहान में हुआ था ना, यूहान में उन्होंने 100% इस पे अमल किया। वहाँ जो बंदे थे उन्होंने उनको कहीं जाने नहीं दिया और बाहर से किसी को आने नहीं दिया। 3 महीने में वहाँ से वो चीज़ जो है ना ख़त्म हो गई। अब हमारा सिर्फ ये हो जाता है ना कि अनसर्टेनिटी, इनस्टेबिलिटी जो है ना, इमोशनल लायबिलिटी, सेंटिमेंटल जो है ना डिस्टॉर्शन, और जो है ना ये आप ये समझे कि एक तरबियत का फुकदान हो, पर्सनैलिटी में वो स्टेबिलिटी ना हो, पर्सनैलिटी की वो डेवलपमेंट ना हो, माशरे का वो बांड ना हो, सोसाइटी का वो इफेक्ट ना हो, लीडरशिप उतनी स्ट्रांग ना हो कि जिसका अपना एज ए रोल मॉडल लोगों को इन्फ्लुएंस कर दे, ठीक है ना। तो फिर सोसाइटी में वही होते हैं कि जो ईवल बातें होती हैं, जो डिस्टॉर्शन फैलाने वाली बात होती है, वो बहुत जल्दी जो है ना इन्फिल्ट्रेट भी होती है, वो एब्जॉर्ब भी होती है और वो सरफेस भी हो जाती है। अब सिंपल बात ये है ना कि ये सपोज़ अगर हम कोरोना ले लेते, ये एक हकीकत है। अब आपके ऊपर ये वबा आ गई, ये जो है ना प्रॉब्लम आ गई, अब आपने उसको रिएक्ट कैसे करना है? मुस्तकिल मिजाजी के साथ, साबित कदमी के साथ और थोड़े से कन्विक्शन के साथ, फेथ के साथ कि जी इंशाल्लाह हम इससे निकलेंगे। लेकिन जिस तरह होती है ना कि जी वो भीड़ मच जाती है और वो जो है ना रश में कोई बंदा तंग रास्ता होता है, लोग सारे निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसमें स्टैम्पीड से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, ठीक है ना जी। हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन, फेथ, थोड़ी सी जो है ना अपनी जो है ना मोरल और रिलीजियस वैल्यूज़ को सामने रख के कि जी वबा है, कुदरत की तरफ से हैं, हमारी जो है ना एक तरीका बताया गया है कि वबा के दौरान कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने आप को कंपोज रखना है, कैसे जो है ना अपने आप को स्ट्रांग रखना है, इस तरह जिस तरह जंग के दौरान होता है, ठीक है ना। अगर आप जंग के दौरान अपने नर्व्स पे नहीं काबू पाएंगे, ख़ासकर लीडर अगर जो है ना वो उसका होगा शिकार हो जाएगा कमज़ोरी का या थोड़ा सा जो है ना घबराहट का, तो बाकी लोग तो उसकी तरफ देखते हैं ना, वो उसी तरफ बिहेव करेंगे। तो ठीक है, ये वबा है और अभी अल्लाह का करम है, बहुत हद तक जो है ना इस पर काबू पाया जा चुका है। प्रोफेसर साहब, स्टेट इसमें अपना क्या किरदार था? आप मुतमईन हैं बतौर मेडिकल डॉक्टर? देखिए बात ये हो जाती है ना कि स्टेट का किरदार नहीं होता, स्टेटमैन का किरदार होता है, स्टेक होल्डर का किरदार होता है, समझ गए ना जी। अब बात ये हो जाती है कि ऐसे वबा में या ऐसे जो लोग घबराहट का शिकार होते हैं, तो वो चंद चीज़ें बड़ी ऑब्वियस होती हैं। हमारे तकरीबन 10% पॉपुलेशन ऐसी होगी जिनके पास अपना इतना रिजर्व होगा कि वो अगर घर में भी बैठेंगे तो वो खाएंगे, उनके बच्चे भी खाएंगे, उनको भी कोई फाइनेंशियल या कोई दूसरा जो है ना मसला नहीं होगा। 90% लोगों ने वही होते हैं जिन्होंने बाहर भी जाना है, उन्होंने लोगों से भी मिलना है, मजदूरी भी करनी है, कमाना है, तो तब ले कहेंगे कि हमारा कोई इस तरह वेलफेयर स्ट्रक्चर नहीं है कि लोगों को जिस तरह जो है ना चाइना में या वेस्ट में होता है कि जी वो लोगों को कंपनसेट करे, लोगों को जो है ना उसको वो कर ले, हेल्प आउट कर ले। हमारा जितना भी जो है ना वो हेल्प आउट होते हैं वो हमारी एक अपनी माशरती निज़ाम से होता है। आप मेरे में हमसाए हैं, मैं आपको हेल्प आउट करेंगे, जैसे कोरोना में हमने देख लिया। दूसरा बंदा जो है ना वो अपने देखेगा कि जी वो मेरा बंदा ये गरीब है, मैं तो कोई हाँ अगर उसको कोई थोड़ी सी। देखिए ऐसे मौक़ों पे स्टेट की बजाय हमें अपनी कौमी जज्बे को उजागर करना चाहिए। स्टेट तो ये है जो आपको नज़र आता है 70 साल से, इस स्टेट से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, इस गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है ना। वही जो मैंने आपको इमारत की बुनियाद बताई कि जैसे इमारत की बुनियाद, वो जो मैंने अभी एक सूरह बकरा की जो एक आयत की जी, जिस इमारत की बुनियाद अल्लाह की रज़ामंदी और अल्लाह पे यकीन से हो तो वो अच्छा है, या जिस इमारत की बुनियाद जो है ना वो एक गिरने वाली काई के किनारे पे हो तो वो अच्छा है, ठीक है ना। हमें इस मौके पे जो है ना हमने अपनी इस वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में बदलना होगा। हमें कौमी जो है ना स्ट्रेंथ पैदा करनी होगी, कौमी जज्बा पैदा करना होगा, और इस कौमी जज्बों में हुकूमत से ज़्यादा हर इंडिविजुअल ने जो है ना अपना हिस्सा डालना होगा।
ये कौमी स्पिरिट होती है, कौमी जज्बा होता है। देखिए कौमी जज्बे और कौमी स्पिरिट से लोग जो है ना सर्वाइव भी कर जाते हैं, जंगें भी जीतते हैं और दुनिया के सामने भी जो है ना एक ताकतवर कौम बन के उतरता है। जो हुकूमत करने वाले होते हैं ना वो तो 5 साल के बाद चला जाएगा, 3 साल के बाद दूसरा आ जाएगा, 4 साल के बाद दूसरा आएगा। कौम ने सर्वाइव करना है अपनी स्पिरिट पे, अपने जज्बे पे, अपने हिकमत अमली पे और अपने एक कौमी गैरत और हमीयत पे और एक कौमी जो है ना रवादारी पे और एक कौमी जो है ना उससे मोहब्बत और अपनी बाहमी मोहब्बत और रवादारी और एक कौमी एतमाद से। ठीक है ना जी। बहुत तो हमें कौमी एतमाद और कौमी गैरत और हमीयत को और कौमी जो है ना जज्बे को और एक दूसरे का ख्याल रखने का जो जज्बा होता है, जो हमारे मज़हब ने भी हमें सिखाया है, उसी पे जाना चाहिए। स्टेक होल्डर तो 5 साल के लिए आता है, 3 साल के लिए आता है, फिर दूसरा आता है। ये तो एक चेंज ओवर है, स्विच ओवर है, ये तो चलता रहता है। लेकिन कौम रहती है, कौम ने उनको ठीक करना है। जो उस पर हुकूमत करने वाले हैं ना, तो कौम ने उनको शऊर दिलाना है और कौम ने उसको सिखाना है कि आपने हमें कैसे हैंडल करना है। बहुत शुक्रिया बरगीर साहब। नाज़रीन इकराम, आपने देखा बरगीर साहब ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बातें की, मेडिकल टेक्निकली हर लिहाज से मुतमिन करने की कोशिश की है। होपफुली आपको आपके सवालात के जवाब यकीनन मिल चुके होंगे और इस उम्मीद के साथ कि जैसे बरगीर साहब ने फरमाया कि इस तरह के डिज़ास्टर कौमों पे आते हैं, वबाएँ आती हैं, मगर उससे निकलने का तरीक़ाकार बतौर मुसलमान उन्होंने कहा कि हमें इनफरादी हैसियत में अपने ज़िम्मेदारियों को अदा करना होगा। हमें कुरान की तालीमात को लेके अपनी ज़िंदगियों के अंदर, जैसे अभी इन्होंने कहा कि जो है यूहान चाइना का जहाँ से ये आगाज़ हुआ था इस वबा का, वहाँ पर जब ये वबा आई तो बिल्कुल जो हमारे अल्लाह के नबी का और हमारे अल्लाह का कुरान शरीफ की तालीमात के मुताबिक जो हुक्म है कि जब वबा आए वहाँ से आप ना निकलें और जो आने वाले हैं वो वहाँ पर आए ना। तो इसी फार्मूले के ऊपर उन्होंने अमल किया। वहाँ पर उस इलाके को सील कर दिया गया, जो अंदर थे वो मौजूद रहे और बाहर से आने वालों के लिए उन्हें रास्ते बंद कर दिए। तो उन्होंने आपके सामने कितनी जल्दी उसके अंदर कामयाबी हासिल की। तो हमें बतौर कौम सोचना होगा, हमें बतौर एक इनफरादी हैसियत से एक इंसानी यानी हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो है उनको निभाना होगा, हमें उनको समझना होगा। हमने सारी की सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर, मेडिकल और फिर गवर्नमेंट हुकूमतें उनके ऊपर डालने से हमारे मामलात का भी हल नहीं होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।